आज हम लोग बात करेंगे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के बारे में कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं और प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है। इसके पहले कि हम शुरू करें, एक चीज़ हमको समझ लेनी है, वो ये है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं हमेशा एक उल्टा यू कर कर हम पकड़े, जैसे कि हमेशा आते हैं प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, अपना काम करते हैं, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पर होते हैं और फिर वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाता है। तो हर एक रिफ्लेक्स का ये तरीका होता है कि आना है, ऊपर जाना है, काम करना है और फिर इंटीग्रेट हो जाना है। तो ये हमें समझना है। Primitive reflexes. What are primitive reflexes? So when a child is born, he leaves the cushion and the protection of the womb. पहले पेट, माँ के पेट में था, माँ के गर्भ में था और उसे सब तरीके से cushion, protection सब मिल रहा था. He has given up the world of equilibrium for the one of chaos. अब वो बाहर आया है. अब no automatic sustenance. अब सब कुछ खुद से नहीं होगा. अब क्या होगा? उस छोटे बच्चे को खुद से ब्रीथ करना होगा, जो माँ के पेट में अपने आप से हो रहा था, उसको खुद से खाना होगा। अब ये सब करने के लिए उसे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस मिले हैं। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं? अब जैसे ये एक रिफ्लेक्स है जिसको कहते हैं हैंड्स पुलिंग रिफ्लेक्स। जब हम बच्चे का हाथ यहाँ से पकड़ते हैं छोटे से का और उंगली देते हैं तो और ऊपर को खींचेंगे तो पूरा का पूरा बच्चा उठकर ऊपर आ जाता है। इसको हैंड्स पुलिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। दूसरा ये रिफ्लेक्स है, जब हम बच्चे के मुंह में उंगली या ऐसे कुछ डालेंगे तो बच्चा चूसना शुरू कर देता है, जिसे हम सकिंग रिफ्लेक्स कहते हैं। अब ये सारी रिफ्लेक्सेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बच्चे के मुंह में अगर माँ उसको दूध पिलाती है तो बच्चे ने खुद से सकिंग करना चाहिए ताकि वो खुद का पेट भर सके, यू नो। गैलेंट रिफ्लेक्स, ये एक रिफ्लेक्स है जो बहुत ज़रूरी है। जब हम बच्चे की पीठ पर यहाँ पर हाथ लगाते हैं तो उसका ये पैर इस तरीके से मुड़ जाता है। ये एक रिफ्लेक्स है और उसके साथ दो और रिफ्लेक्सेस है जिसकी वजह से वो माँ के पेट में से बाहर आना उसके लिए आसान हुआ था। इसको कहते हैं स्टेपिंग रिफ्लेक्स। ये स्टेपिंग रिफ्लेक्स का मतलब होता है कि जब हम बच्चे का पैर, अगर हम बच्चे को ऊपर की तरफ खड़ा करके पकड़ के रखेंगे, शोल्डर से पकड़ेंगे और अगर उसका पैर ऐसे ज़मीन पर लगा तो बच्चा दूसरा पैर भी उठा लेता है, जैसे कि बच्चा चल रहा होता है। और कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि अरे देखो बच्चा तो चल रहा है, यू नो। ये जो एक और ये गैलेंट रिफ्लेक्स का एक और काम है। गैलेंट रिफ्लेक्स के साथ जब बॉर क्रॉलिंग रिफ्लेक्स आती है तो ये जब पैर बच्चे का, जब बच्चा माँ के पेट से या गर्भ से बाहर आता है, तब जैसे ही उसका पैर लगता है, बाहर आता है, तो बच्चा ऐसे ऊपर की तरफ क्रॉल करके माँ के ब्रेस्ट की तरफ जाता है ताकि बच्चा खुद से दूध पीना सीख सके। तो ये रिफ्लेक्सेस, हर एक रिफ्लेक्स एक काम के लिए होती है। जैसे ये एक है जिसको कहते हैं बैबिन्स की रिफ्लेक्स। यानी कि क्या होता है कि जब हम बच्चे को यहाँ पर स्ट्रोक करते हैं, जो ये पंजा है उसके बाहर की तरफ जब स्ट्रोक करते हैं तो सारी उंगलियां बच्चे की खुल जाती हैं। ये एक दूसरा रिफ्लेक्स है जिसको हम पामर ग्रास्प कहते हैं। यानी कि जब हमने बच्चे को उंगली दी तो बच्चा मुट्ठी से कस के पकड़ लेता है। कई बार तो इतना कस के पकड़ता है कि हम पूरा का पूरा खींचेंगे तो बच्चा पूरा का पूरा आ जाएगा, लेकिन मुट्ठी नहीं छोड़ेगा। तो इसे पामर ग्रास्प रिफ्लेक्स कहते हैं। ये है प्लांटर ग्रास्प रिफ्लेक्स, यानी कि इसको प्लांटर सरफेस कहते हैं। तो ये भी एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है। तो बेसिकली ये सारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं और ये सारे रिफ्लेक्सेस बचपन में होने चाहिए, क्योंकि बच्चा जब आएगा तो उसे ये सब सपोर्ट के लिए चाहिए होंगे। लेकिन जब उनका काम खत्म हो जाएगा तब इन रिफ्लेक्सेस ने चले जाना चाहिए। यानी कि क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं, अगर मैं बच्चे को यहाँ पर अभी स्ट्रोक करूंगी, अभी समझो 7-8 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, और स्ट्रोक करूँ तो वो पैर ऊपर करेगा तो वो उसको हेल्प नहीं करेगा। वो तभी ज़रूरत थी, जब बच्चा छोटा था तभी उसकी ज़रूरत थी, लेकिन अब इस पर्टिकुलर एक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं है। सेम वे अगर हम ये देखें तो अगर बच्चे के मुंह में कुछ भी डालो तो बच्चा सकिंग शुरू कर देता है, लेकिन अगर वही 4-5 साल का बच्चा अंगूठा मुंह में लेके चूसता रहेगा या उंगलियां मुंह में डाल के चूसता रहेगा तो वो हेल्दी नहीं माना जाएगा। हेल्दी के बजाय वो अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा कि इस उम्र में बच्चे को एक पर्टिकुलर एज के बाद ये रिफ्लेक्स अपना काम करना बंद कर देती है। वैसे ही बैबिन्स की पामर ग्रास्प, अगर ये रिफ्लेक्स आप सोचो 7-8 महीने का हो जाए बच्चा और अगर मैं उसकी उंगली डालूँ ऐसे हाथ में तो वो मुट्ठी नहीं बनाएगा, बिकॉज उस समय तक वो अपने हाथ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया होगा। तो ये पर्टिकुलर रिफ्लेक्स की उसको ज़रूरत नहीं है। तो हर एक रिफ्लेक्स एक काम करती है और एक पॉइंट के बाद
जब उसका काम कंप्लीट हो जाता है वो चली जाती है। तो ये वापस दोहरा रही हूँ मैं, बहुत ज़रूरी है कि हर एक रिफ्लेक्स का एक काम होता है, वो उस काम को करती है, अपने पीक पर होती है और फिर वो रिफ्लेक्स का काम खत्म हो जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मैं पामर ग्रास्प लूँ, यूँ मैंने उंगली डाली, बच्चे ने ऐसे उंगली मुट्ठी बनाई, तो 8 महीने का बच्चा मुट्ठी नहीं बनाएगा, 2 साल का बच्चा मुट्ठी नहीं बनाएगा। लेकिन अगर ऐसे करने से बच्चे की मुट्ठी बन रही है तो फिर हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। यूं जब हम बच्चे को स्ट्रोक करते हैं तो बच्चा उस तरफ को मुंह टर्न करता है, जैसे हम रूटिंग रिफ्लेक्स कहते हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है। अब अगर मैं बच्चे को यूं करूं और तो वो मुंह अपना टर्न नहीं करेगा, इट्स ऑब्वियस, क्योंकि वो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो गई है। मुंह में उंगली डालू वो सकिंग नहीं करेगा। सो वापस दोहराने का मतलब बस यही है कि एक उल्टा यू पकड़ के चलना है, रिफ्लेक्स ने आना है, काम करना है और चले जाना है। अब हम एक और रिफ्लेक्स के बारे में देखेंगे यहाँ पर, जिसको कहते हैं मोरो रिफ्लेक्स। ओके, यूं, तो जब बच्चे को सडनली आवाज़ होती है या कुछ, तो बच्चा यूं अपने हाथ खोल के डर जाता है, सडनली डर जाता है, चाहे फिर अचानक से आवाज़ हो या क्या बोलेंगे, सडनली गद्दा हिल जाए या कुछ भी। जैसे आप देखोगे छोटा बच्चा यूं करके जाता है और फिर हम यूं ऐसे हाथ रखते हैं और बच्चा रिलैक्स होके शांत हो जाता है। तो मोरो के 2 पार्ट होते हैं, ऐसे करना और फिर ऐसे करके शांत हो जाना। तो मोरो रिफ्लेक्स का काम क्या होता है, बच्चे को संभालना, सर्वाइवल, कि कुछ हुआ तो यूं और फिर वो तुरंत पकड़ लेगा। तो अब इसके बारे में समझेंगे कि ये रिफ्लेक्सेस रह गई तो क्या होगा, और अब हम स्पेसिफिकली मोरो रिफ्लेक्स के बारे में समझेंगे। तो मोरो रिफ्लेक्स क्या करती है, इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ फाइट एंड फ्लाइट, कि डर जाता है बच्चा। मेजर रोल इन सर्वाइवल, इट फैसिलिटेट्स द फर्स्ट ब्रेथ ऑफ लाइफ। जैसे ही बच्चा पैदा होता है और बच्चा जो पहली बार होता है, जब वो अपना फर्स्ट ब्रेथ पहली बार जब से वो सांस लेता है, तब मोरो रिफ्लेक्स की वजह से जैसे ही बाहर आता है उसको लगता है ओह ये क्या हो गया, तो मोरो ट्रिगर हो जाता है और रोता है। तब जाके उसके फेफड़ों में हवा भरती है, लंग्स में हवा भरती है। सो मोरो रिफ्लेक्स सर्वाइवल का रोल काम करता है। इफ रिटेन, अगर ये रिफ्लेक्स रह जाती है तो चाइल्ड इज इन एग्जैजरेटेड स्टार्टल, जब कुछ हुआ डर जाता है, जब कुछ हुआ डर जाता है, which may result in hypersensitivity in one or more sensory channels। sensory channels क्या होते हैं, अगर आप मेरा SPD वाला लाइव यूट्यूब वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कहा है कि जैसे हमारे 5 सेंसरी होते हैं, यानी कि एक होता है देख पाना, विजन, टेस्ट कर पाना, टच कर पाना, ऐसे करके वेस्टिब्यूलर, प्रोप्रियोसेप्टिव, सारे सिस्टम्स होते हैं। तो अगर ये रिफ्लेक्स रह जाती है तो जो सेंसरी चैनल्स हैं उनमें हाइपर सेंसिटिविटी रह जाएगी। यानी कि क्या होगा, द चाइल्ड इज ऑलवेज एट द एज ऑफ फाइट और फ्लाइट थ्रू मोस्ट ऑफ हिज वेकिंग मोमेंट्स, caught up in a vicious cycle where the reflex activity triggers the release of adrenaline and cortisol, the stress hormones। यानी कि कुछ भी हुआ तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो डरता है, या कुछ आवाज़ होती है तो डरता है, वैसे वो फुल, जब तक वो रिफ्लेक्स प्रेजेंट है वो वैसे ही डरता रहेगा, फाइट फ्लाइट मोड में जाता रहेगा। और क्योंकि एड्रेनालिन बार बार यूज हो रही है जो स्ट्रेस हार्मोन है, तो इनसफिशिएंट स्टोर्स टू प्रोवाइड गुड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक शक्ति जो होती है वो कमजोर हो जाती है। एंड बैलेंस्ड रिस्पॉन्स टू पोटेंशियल एलर्जेंस, यानी कि एलर्जी को जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, अगर मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो गई है, सो द चाइल्ड इज मोर प्रोन टू फॉल सिक, ज्यादा बीमार पड़ेगा, एंड ओवर रिएक्ट्स टू मेडिकेशंस, यानी कि दवाइयों को वो सेंसिटिव हो जाएगा। The child may also be sensitive to food additives and these affect the behavior and concentration। यानी कि खाना खाने की वजह से या जो खाने में जो चीज़ें डाली जाती है वो ज़्यादा उसको सेंसिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड एलर्जीज भी काफ़ी कॉमन है। यानी कि एक पर्टिकुलर टाइप का अगर उसने खाना खा लिया बच्चे ने, तो उसका बिहेवियर अफेक्ट होगा, कॉन्सेंट्रेशन अफेक्ट होगा। तो ये अगर मोरो रह जाती है तो ऐसे सिम्टम्स दिखाई देंगे। Tends to burn up sugar quickly than others and that further increases the chances of mood swings and performance। यानी कि अगर शक्कर खत्म हो गई तो बहुत जल्दी चिड़चिड़ होता रहेगा, एकदम से खुश रहेगा फिर एकदम गुस्सा करने लग जाएगा। सो आप उसके वो जो मूड स्विंग्स है वो देखने लग जाओगे और वो मूड स्विंग्स की वजह से उसका परफॉर्मेंस भी अफेक्ट होने लग जाएगा।
लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ रिटेन मोरो रिफ्लेक्स, अगर मोरो रिफ्लेक्स रह गई, यानी कि जैसे मोरो रिफ्लेक्स 6 महीने तक मैक्स कम निकल जानी चाहिए, इंटीग्रेट हो जानी चाहिए, लेकिन अगर वो रह गई, ज़्यादातर जितने भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं सारे बचपन में होते हैं, और 6 से 9 महीने में ज़्यादातर सारे रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट हो जाते हैं, यानी कि उन्होंने उसके बाद 6 से 9 महीने के बाद नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर वो रह जाते हैं, सिर्फ एक रिफ्लेक्स है जो 3.5 साल तक रहती है, लेकिन अगर वो रह जाते हैं तो वो डेवलपमेंट को मदद करने के बजाय डेवलपमेंट के बीच में क्या कहेंगे, ऑब्स्टिकल पैदा करेंगे, बाधा पैदा करेंगे, गुस्सा, मतलब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है। सो अब अगर ये मोरो रिफ्लेक्स जिसके बारे में हमने पढ़ा, अगर वो रह जाती है, यानी कि 6 से 9 महीने के बाद भी अगर मोरो रिफ्लेक्स रह गई तो क्या होगा? ऑक्यूलोमोटर प्रॉब्लम्स एंड विजुअल परसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, यानी कि आंखों के रिलेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, या विजुअल परसेप्चुअल यानी कि किस तरीके से हम चीज़ों को देखते हैं, बोर्ड से कॉपी करना, या डेप्थ परसेप्शन कि भाई हमको सीढ़ी कैसे चढ़नी है, सीढ़ी कैसे उतरनी है, ये ऊंचा रास्ता है, ये नीचा रास्ता है, ये टाइप की चीज़ें समझ पाने में मुश्किल होगी। Poor pupillary reaction and photosensitivity. Child tires easily in fluorescent light, यानी कि आर्टिफिशियल लाइट जब होती है तो बच्चा जल्दी से थक जाता है। फिजिकल टिमिडिटी, ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करेगा बच्चा। वेस्टिबुलर इश्यूज, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कमज़ोर हो जाता है। ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी, यानी कि पुअर ऑडिटरी फिल्टरिंग एंड ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स। ऑडिटरी फिल्टरिंग का मतलब होता है कि अगर मेरे को बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं आसपास में, बट मुझे पता है कि मुझे किस आवाज़ पे ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा स्कूल में है और अगर टीचर कुछ सिखा रही है तो फैन की आवाज़ है, बाकी बच्चे बात कर रहे हैं उसकी आवाज़ है, लेकिन बच्चे ने ध्यान टीचर की आवाज़ की तरफ देना है, तो ये टाइप की जो फिल्टरिंग एबिलिटी होती है ये अटक जाती है। ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन स्किल्स का मतलब क्या होता है कि ब को द बोलना, या जो क्लियरली डिस्क्रिमिनेट कर पाना कि ये किस चीज़ की आवाज़ है, ये कहाँ से आई है। जैसे मैंने कहा कि हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है फिर किसी एक सिस्टम में, तो ऑडिटरी, वेस्टिबुलर ये हो गई, और ऑक्यूलोमीटर मोटर, तो ये सारे के सारे सिस्टम में अफेक्ट होने लग जाता है। पुअर स्टैमिना, बहुत जल्दी थक जाएगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि शक्कर जल्दी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से बच्चा चिड़चिड़ रहेगा, बहुत जल्दी थक जाएगा। एडवर्स रिएक्शंस टू ड्रग्स, जैसे अभी हमने कहा कि भाई फुल टाइम एड्रेनालिन रिलीज हो रही है जिसकी वजह से जो इन्फेक्शन को के साथ जो रोग प्रतिकारक शक्ति है कम हो गई और सेंसिटिव हो गया फूड एडिटिव्स को। एलर्जीज एंड लोअर्ड इम्यूनिटी, ओके। एंजाइटी, बच्चा फुल टाइम एंशियस रहेगा। मूड स्विंग्स होंगे जो भी हमने डिस्कस किया। साइकिल्स ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड फटीग, बहुत ज़्यादा भागेगा दौड़ेगा फिर एकदम निढाल होकर बैठ जाएगा, फिर बहुत सारा भागेगा दौड़ेगा फिर निढाल होकर बैठ जाएगा, तो ये ऐसे एक साइकिल में चलता रहता है। लो सेल्फ एस्टीम, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा बच्चे को, तो ये हो गए मोरो रिफ्लेक्स के रहने की वजह से क्या होता है। अब जो पामर रिफ्लेक्स हमने देखी थी ना पामर रिफ्लेक्स, यानी कि कौन सी थी पामर रिफ्लेक्स, पामर रिफ्लेक्स थी जब हम बच्चे को यूं कर रहे थे और ऐसे करेंगे तो बच्चे ने जो क्या कहते हैं मुट्ठी बना ली थी। तो अब अगर पामर रिफ्लेक्स रह जाती है तो वाई योर चाइल्ड में हैव ट्रबल विथ हैंड राइटिंग, तो बच्चे को हैंड राइटिंग में या फाइन मोटर टास्क में, बटनिंग में, या जो भी हम छोटी उंगलियों से काम करते हैं, छोटे मसल से काम करते हैं, उन सब चीज़ों में दिक्कत आएगी जो भी पाम के अराउंड होंगे। उसके बाद स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स, ये वो रिफ्लेक्स है जिसमें हमने देखा था कि जो बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है और पीठ पर हम जब स्ट्रोक कर रहे थे तो एक पैर बेंड हो जाता था, तो बच्चे बेड वेटिंग करते हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ कि बेड वेटिंग अगर हो रही है तो स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स ही एक्टिव है, ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन रीजंस हैं जो हमको दिखाई दिए हैं। उसके बाद है ATNR, ये एक और रिफ्लेक्स होता है जिसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन अब जब बच्चा छोटा होता है एकदम छोटा तो यूं करता रहता है, यूं यूं ऐसे हिल रहा होता है फुल टाइम बच्चा, तो जब इसको ATNR कहते हैं, तो अगर ये ATNR रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं होती है तो बच्चे में डिसलेक्सिया या रीडिंग या राइटिंग में डिफ़िकल्टीज आ सकती है।
इधर लिखा है 50% ऑफ किड्स दैट रिटेन द ATNR स्ट्रगल विद डिसलेक्सिया। टाइट ग्रिप होगी, पुअर ट्रेसिंग होगा, स्लांटेड लेटर्स होंगे, तो ये सारे रिफ्लेक्सेस अगर रह जाती हैं तो वो इस तरीके से अफेक्ट करती हैं। अगला है हेड राइटिंग रिफ्लेक्स। ये रिफ्लेक्सेस, हेड राइटिंग एक प्रिमिटिव रिफ्लेक्स नहीं है, लेकिन अगर हेड राइटिंग अगर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट होती है तब जाके राइटिंग और इक्विलिब्रियम रिएक्शंस और पोस्चरल रिफ्लेक्सेस आने लगती हैं। लेकिन अगर मेरे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ही इंटीग्रेटेड नहीं हैं तो राइटिंग रिएक्शन भी डिले हो जाएगा। तो उसके वजह से पुअर विजुअल स्किल्स एंड फॉर रीडिंग एंड वेस्टिबुलर इश्यूज फॉर अटेंशन, तो अटेंशन में डिफिकल्टी आती है, रीडिंग में डिफिकल्टी आती है। प्लांटर रिफ्लेक्स, जो हमने देखा था कि बच्चे के पंजे पे जब हमने पैर पे लगाएंगे हाथ तो बच्चे की उंगलियां बेंड हो जाती हैं, तो ये जब रिफ्लेक्स रह जाती है तो बच्चा टो वॉकिंग करता है, पुअर बैलेंस होता है। और स्पाइनल गैलेंट, वही रिफ्लेक्स जो अभी हमने डिस्कस की, जब हम बच्चे के पीठ पर अगर हम स्ट्रोक करते हैं, जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है तो ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होती है। लेकिन अगर ये प्रेजेंट हुआ तो बच्चे में ADHD के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, बच्चा ध्यान नहीं दे पाता है, लूजेस फोकस, कांट सिट क्वाइटली, बेड वेटिंग आफ्टर पॉटी ट्रेनिंग, डिसलाइक स्पोर्ट्स, हेट्स टाइट फिटिंग क्लोथ्स, स्लाउचेस इन चेयर एंड बैक पेन की शिकायत करता है बच्चा। अब स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स का क्या होता है, यहाँ पर पीठ में प्रेजेंट होती है, तो जरा सा टच हुआ तो यूं हिलेगा, उस तरफ टच हुआ यूं हिलेगा, कॉन्स्टेंटली हिलते रहने की वजह से फोकस जो कर पाना होता है कि भाई एक चीज की तरफ मुझे ध्यान देना है, वो करना बच्चे के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जो है व्हाट आर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। तो अभी मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते क्या हैं। तो नेचर इज लविंग, और ये जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस के साथ पैदा होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि सकिंग रिफ्लेक्स था, तो वो सारे रिफ्लेक्सेस का काम था, गैलेंट रिफ्लेक्स का काम था कि बच्चा पेट से बाहर निकलकर माँ की ब्रेस्ट की तरफ जा सके। सकिंग रिफ्लेक्स का काम था ताकि वो दूध पी सके। हर एक रिफ्लेक्स का एक काम था। ये सारे ऑटोमेटिक होते हैं, ये एक ही तरीके से चलते हैं। यानी कि क्या मतलब होता है कि हर एक रिफ्लेक्स का एक स्टीरियोटाइप पैटर्न होता है। अब इसका भी मतलब समझना जरूरी है कि स्टीरियोटाइप पैटर्न का क्या मतलब होता है। अगर मैंने यहाँ टच किया तो हमेशा मुट्ठी ही बनाएगा, यूं ही होता रहेगा, जब भी ये ही पैटर्न में चलेगा, तो ये स्टीरियोटाइप है, एक ही तरीके से होता रहेगा। हर बार मैंने पीठ पे स्ट्रोक किया तो यूं होगा, दूसरी तरफ यूं ही होगा, मोरो हमेशा ऐसे ही होगा, तो हर एक रिफ्लेक्स का एक ही तरीका होता है। ओके, मतलब एक ही तरीके से वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। ऑलराइट, तो ये मेरे कहने का मतलब था। सो दे आर ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब हम करते नहीं हैं बट वो अपने आप से होते हैं। एंड दे स्टीरियोटाइप, जैसे मैंने आपको कहा कि वो एक ही तरीके से आएंगे इन नेचर, एंड दे डायरेक्टेड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम विदाउट कॉर्टिकल इन्वॉल्वमेंट। जैसे अगर आप ये देखोगे तो ये ब्रेन का ब्रेन स्टेम है जिसको हम तना कहते हैं, तो वो यहाँ से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स आती है। और ये जो एरिया है ब्रेन का, ये जो पार्ट है बड़ा वाला जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, यहाँ से हम सोचते हैं। तो अगर मुझे ब्रश करना है या मुझे क्या कहेंगे, ब्रश करना है या राइटिंग करनी है, तो मैं सोच के करूँगी कि अच्छा मैं पेंसिल उठा लेती हूँ या वटेवर, तब ये मेरा जो कॉर्टेक्स है वो काम कर रहा है। लेकिन अगर मुझे कोई धक्का मारेगा और मैं गिरने गिरने लगूं और तब मैं अपने आप को संभाल लूं, जो कि एक पोस्चरल रिफ्लेक्स है, वो रिफ्लेक्स अपने आप से आती है। मैं सोचती नहीं अब मुझे पैर बाहर की तरफ डालना है या मुझे हाथ बाहर की तरफ करना है। तो जो भी हम सोच समझ के काम करते हैं वो सारा हमको ये वाला जो ऊपर का पार्ट है कॉर्टेक्स वो करके देता है। लेकिन जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होती है वो ऑटोमेटिकली आती है, वो स्टीरियोटाइप्ड होती है, वो एक ही तरीके से आती है और वो ब्रेन स्टेम से आती है। ठीक है, अगर हम पीछे चले तो हमने क्या पढ़ा, अच्छा हाँ, दे आर एसेंशियल फॉर बेबी सर्वाइवल। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको सर्वाइव करने के लिए ये ज़रूरी होती है। एंड इट प्रोवाइड्स रूडिमेंट्री ट्रेनिंग फॉर लेटर एडवांस्ड वॉलंटरी स्किल्स। बाद में जाके जब मुझे वो स्किल सीखनी होती है कोई, तो मुझे वो ट्रेनिंग देती है। अब इसका मतलब क्या होता है, जब मैं यूं करती रहूंगी फुल टाइम, यूं 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 करती रहूंगी, तो इस तरफ को अगर आपको मेरा, मैं हाथ यूं नहीं रख रही हूँ, एक्चुअल रिफ्लेक्स ऐसी होती है बट मैं यूं रख रही हूँ, तो जब मैं कॉन्स्टेंटली यहाँ देखती रहूंगी यहाँ देखती रहूंगी, तो हाथ में जब हम खिलौना या कोई चीज़ पकड़ेंगे बच्चा फिर उसकी तरफ देखना शुरू करता है। कई सारी बार जब हम यूं करेंगे बच्चा पकड़ लेगा तो उसके लिए वो सपोर्ट सर्वाइवल का तरीका है।
बट यही रिफ्लेक्स फिर हेल्प करके अगले रिफ्लेक्स पैटर्न को हेल्प करेगी, यानी कि अगले स्किल को डेवलप करने के लिए मदद करेगी। तो ये बेस देती है, ताकि जैसे करके जब बच्चा माँ के पेट से बाहर आ रहा है तो वो सांस ले रहा है, पहली बार उसने सांस लेना मोरों की वजह से सीखा और यूं किया, और फिर जब मम्मी ने पकड़ लिया तो यूं पकड़ के मम्मी को पकड़ लिया उसने, जिससे बॉन्ड करना सीख रहा है, कनेक्ट करना सीख रहा है। मम्मी को भी लगता है ओ या पापा जो भी पकड़ रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा मुझे पकड़ रहा है, और बच्चे में वो इमोशन डेवलप हो रहा है, कनेक्शन डेवलप हो रहा है, टच वाला सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो हर एक रिफ्लेक्स का एक काम है, वो एक बेसिक ट्रेनिंग देती है और फिर वो निकल जाती है, ठीक है। लेकिन जब बच्चा बोलने लग जाए कि मम्मी मुझे गोदी ले लो, तब उसको मोरो रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, तब वो आगे बढ़ जाता है। तो मोरो रिफ्लेक्स या कोई भी प्रिमिटिव रिफ्लेक्स का काम बिगिनिंग में होता है। सकिंग रिफ्लेक्स फॉर दैट मैटर, जब वो माँ के पेट के यहाँ पर जाता है, माँ के पास पेट से जब ऊपर की तरफ जाता है और दूध सक करने लगता है, तो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि जब वो पैदा होता है उसको खुद को सकिंग करना नहीं आता। लेकिन जब वो ऑटोमेटिक वाली सकिंग से जब वो वॉलेंट्री सकिंग पे जाता है कि अच्छा ऐसे सक करते हैं, ओके, जब उसको वो आ गया तब उसको सकिंग रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है, फिर वो अपने आप से सकिंग करना शुरू करेगा, फिर उस रिफ्लेक्स की ज़रूरत नहीं है उसे, ठीक है। तो यही वो कहना चाह रहे हैं कि इट प्रोवाइड्स रूडिमेंट्री ट्रेनिंग फॉर लेटर एडवांस्ड वॉलेंट्री स्किल्स। बाद में जो चीज़ें वो खुद से करेगा, जैसे अभी हम सकिंग का एग्जांपल लिया, उसके लिए पहले रिफ्लेक्स का होना ज़रूरी है ना, फिर वो करने लग जाएगा। जैसे और एक एग्जाम्पल है, जैसे कि जब मैंने अभी आपको कहा था रूटिंग रिफ्लेक्स, जब हम यूं लगाते हैं तो बच्चे का मुंह ऐसे टर्न होता है, तो जब माँ का ब्रेस्ट यहाँ टच होता है बच्चे को, तो बच्चा उस तरफ टर्न होता है, जैसे ही मुंह में ब्रेस्ट जाता है वो सकिंग शुरू कर देता है। तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो अपने आप से उस तरफ जा रहा है, अपने आप से सकिंग शुरू कर रहा है। लेकिन जब उसका हेड कंट्रोल आ गया 3-4 महीने में, यानी कि जब वो गर्दन संभालने लग गया, सीधा गर्दन रख पा रहा है, टर्न कर पा रहा है, माँ की ब्रेस्ट की तरफ जा पा रहा है और खुद से सक कर पा रहा है, उस टाइम पर रूटिंग रिफ्लेक्स और सकिंग रिफ्लेक्स का कोई भी अहमियत नहीं बचती है। लेकिन वो बिगिनिंग में जब बच्चा पैदा हुआ था तब उसकी ज़रूरत थी। तो what वो क्या करता है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, इट प्रोवाइड्स रूडिमेंट्री ट्रेनिंग फॉर लेटर एडवांस्ड वॉलेंट्री स्किल्स। व्हाट आर प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस? ये बहुत ज़रूरी है। द ब्रेन एंड बॉडी वर्क इन कंप्लीट यूनियन, द स्ट्रैटेजीज आर यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम इफ द डिस्फंक्शन इज मिनिमल, but as the stressors increase, compensatory mechanisms start breaking down and weakness starts manifesting. अब इसका मतलब क्या होता है? अभी मैं पीछे जाऊँ तो बिगिनिंग के लिए ब्रेन स्टेम के जो रिफ्लेक्सेस है वो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद इस ब्रेन ने सोचना पड़ेगा, इस पार्ट के साथ कनेक्शन बनना बहुत ज़रूरी है। जितना कनेक्शन बनेगा उतना प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस का होल्ड कम होगा, और ये वाला पार्ट जो ऊपर का कॉर्टेक्स है इसका काम ज़्यादा होना शुरू होगा। तो ये जो ट्रांसफ़र है कि भाई अभी ब्रेन स्टेम का ये काम नहीं रहा, अभी जो स्किल्स है वो ये कॉर्टेक्स काम करेगा। तो ये चीज़ है जो मैं अभी कह रही हूँ कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ने अपना काम करना छोड़ देना है, और बाद में ये जो कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म्स करके रह जाते हैं। अगर ऊपर का ब्रेन यानी कि जो कॉर्टेक्स है उसने अपना काम शुरू नहीं किया, तब तक ये जब तक वो शुरू नहीं करेंगे तब तक प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को यूज़ किया जाता है। जर्नी ऑफ प्रिमिटिव रिफ्लेक्स, मैंने आपको अभी कहा इन्वर्टेड यू जैसा होता है कि प्रिमिटिव रिफ्लेक्स आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सकिंग रिफ्लेक्स के बारे में बताऊं, तो सकिंग रिफ्लेक्स कैसी थी कि जैसे ही माँ के ब्रेस्ट की तरफ गया तो उसने सकिंग करना शुरू किया। अब वो ज़्यादा सक करेगा क्योंकि उसको दूध पीना है, तो वो रिफ्लेक्स आती है। और फिर जब बच्चा 3-4 महीने का हो गया, 4-5 महीने का हो गया, खुद से सक कर रहा है, तो अब उस रिफ्लेक्स का कोई काम नहीं है, तो फिर वो रिफ्लेक्स नीचे चली जाएगी। तो उल्टा यू, तो पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और फिर उल्टा यू यानी कि बाद में वो रिफ्लेक्स पूरी की पूरी निकल गई, जिसको हम इंटीग्रेट होना कहते हैं। वो निकल नहीं जाती है ब्रेन स्टेम में, जो अभी हमने देखा ब्रेन के तने में मौजूद होती है, लेकिन वो एक्टिव नहीं होती है, वो इंटीग्रेट हो गई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनहिबिट हो जाना या इंटीग्रेट हो जाना एक ही बात है, लेकिन एक्टिव नहीं रहती है, वो एक पॉइंट के बाद चली जाती है। तो ये उसका जर्नी है, जैसे हम बचपन फिर जवानी फिर बुढ़ापा ऐसे एक दौर होता है, वैसे ही प्रिमिटिव रिफ्लेक्स का भी ऐसा ही एक जर्नी होता है कि पहले आएगी, स्ट्रॉन्ग होगी और निकल जाएगी। Reflexes reveal the inner functioning of the CNS, providing a window
through which we can view the developmental level of the child. अब अगर बच्चा है समझो 8 महीने का, 9 महीने का और अभी भी सकिंग रिफ्लेक्स उसकी प्रेजेंट है, यानी कि कुछ गड़बड़ है, यानी कि ब्रेन के साथ, ब्रेन स्टेम के साथ ऊपर कॉर्टेक्स में उतने कनेक्शंस नहीं बने हैं जितने कि बन जाने चाहिए थे। तो इससे हमें पता चलता है कि ब्रेन डेवलप हो रहा है कि नहीं, यू नो। उसके बाद ये है कि एक मिनट, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंटल लेवल ऑफ द चाइल्ड, कि भाई ब्रेन में डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। इफ द फाउंडेशन ऑन विच लर्निंग इज बिल्ट इज मेड स्ट्रॉन्ग देन टीचिंग मेथड्स कैन बिकम इफेक्टिव एंड चाइल्ड कैन स्टार्ट टू ग्रो। यानी कि अगर ये मेरे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस ही मौजूद है, जो मैंने अभी कहा एक्टिव हैं, तो आगे का जो पार्ट है यानी कि पोस्चरल रिफ्लेक्सेस वगैरह डेवलप नहीं होंगे, या उसके ऊपर का जो, जैसे आप मेरा वो जो पिरामिड देखोगे तो आगे की जो डेवलपमेंट है वो अटक जाएगी। फिर लाइफ स्पैन ऑफ दीज प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इज लिमिटेड, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, एंड दे नीड टू बी कंट्रोल्ड और इनहिबिटेड बाय द हायर सेंटर्स ऑफ द ब्रेन। जैसे मैंने कहा कि ब्रेन स्टेम के बाद कॉर्टेक्स कंट्रोल करेगा, अब छोटे सेंटर्स उस एक्टिविटी को कंट्रोल नहीं करेंगे। If these primitive reflexes stay active beyond 6 to 12 months of life, then it is an evidence of structural weakness or immaturity within the brain. यानी कि वही है ना, जैसे अगर अभी हल्की सी आवाज़ हो रही है, बच्चा वैसे ही डर रहा है और मोरो रिफ्लेक्स अभी भी प्रेजेंट है, यानी कि कुछ गड़बड़ है। आइडियली ऐसे नहीं होता है, इसका मतलब है कि ब्रेन में मेच्योरिटी नहीं आई है, कनेक्शंस पूरी तरीके से नहीं बने हैं। Their presence beyond a particular time will prevent the development of postural reflexes. जैसे मैंने आपको कहा कि अगर जैसे होता है ना, बचपन आया है तो टीनेज आएगा, टीनेज आया है उसके बाद 20s में जाएंगे, लेकिन अगर मेरे पास टीनेज ही नहीं आ रहा है तो मैं आगे कैसे बढ़ पाऊंगी। सो इट्स दैट वे कि अगर मेरा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स होता है उसके बाद जाके पोस्चरल रिफ्लेक्स आता है, लेकिन अगर मेरा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स ही इंटीग्रेट नहीं हो रहा है तो पोस्चरल रिफ्लेक्सेस भी नहीं आएंगे, तो डेवलपमेंट बच्चे का अटक जाएगा। बच्चा बढ़ रहा होगा एज वाइज, लेकिन ब्रेन जो डेवलपमेंट होता है इमेच्योर रह जाएगा। Why should the primitive reflex integrate? अभी आपने जैसे देखा कि depending on the degree of the reflex activity, the poor organization of nerve fibers affect one or many areas of functioning. अभी हमने देखा कि मोरो कैसे अगर रह गया तो क्या परेशानी क्रिएट करता है। Nerves that fire together wire together, मैं इसका मतलब आपको आगे समझाती हूँ कि क्या होगा अगर हम सेम जैसे एक मिनट, ओके, अगर मैं यूं, जो मैं अभी ATNR रिफ्लेक्स का मैं जो कह रही थी कि मैं अगर यूं रिफ्लेक्स बार बार होता रहेगा तो क्या होगा कि मेरी आँख के, गर्दन के, शोल्डर के, एल्बो के और हाथ के मसल नर्व फाइबर्स साथ में कनेक्ट होने लग जाएंगे ब्रेन में, तो कनेक्शन जो है ऐसे बंच बनने लगेगा कि ये अलग है, ये अलग है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन आने लगेगा हमारे ब्रेन में। तो अगर पुअर ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी कि अगर बराबर से ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है नर्व फाइबर्स का, तो क्या क्या अटक जाएगा, ग्रॉस मोटर अटक जाएगा, फाइन मोटर अटक जाएगा। ग्रॉस मोटर मतलब भागना, दौड़ना, बड़े बड़े एक्टिविटीज जो हम करते हैं, जंप करना, बैलेंस कर पाना। फाइन मोटर यानी कि बटन कर पाना, फाइन कोई भी छोटे मसल से हम जो काम करते हैं, बटन कर पाना, राइटिंग कर पाना, ये चीज़ें अटक जाएंगी। सेंसरी परसेप्शन, कोग्निशन, एक्सप्रेशन, ये सब अटक जाएगा। और कौन सा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स प्रेजेंट है ये पता करने के बाद हम बच्चे को हेल्प कर पाएंगे। सो डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, उससे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। जैसे अभी हमने देखा कि प्लांटार रिफ्लेक्स रह गई तो क्या होगा, स्पाइनल गैलेंट रिफ्लेक्स रह गई तो क्या होगा, है ना। However, if there's a cluster of aberrant reflexes, then neurodevelopmental delay is said to exist. अगर बहुत सारे reflexes रह गए तो फिर delay होता है development में। My Moro reflex and TLR, अब ये बहुत ज़रूरी है। For example, जब मैं रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग के कोर्स के लिए गई थी, तो मेरी जो इंस्ट्रक्टर थी जो हमें कोर्स सिखा रही थी, पैटी ने कहा कि तुम्हारे में से कौन सा है बंदा जो आएगा आगे और मैं तुम्हारे पे रिफ्लेक्स इवैल्यूएट कर सकूं। तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ, और मैं गई रिफ्लेक्स अपना इवैल्यूएट कराने। तब मुझे पता चला कि मेरी मोरो रिफ्लेक्स प्रेजेंट थी, मेरी TLR रिफ्लेक्स भी प्रेजेंट थी। अब वो रिफ्लेक्स प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता था मुझे,
मैं काफ़ी एंशियस रहा करती थी। मैं इन जनरल ओवरऑल ना काफ़ी एंशियस थी। मैं स्पोर्ट्स में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे सिर्फ 2 ही रिफ्लेक्स प्रेजेंट थे, बाकी सारे इंटीग्रेटेड थे, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई में अच्छी थी, समझ में अच्छी थी, कॉर्टेक्स अच्छा था, आईक्यू अच्छा था, तो कर पाई। लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्स प्रेजेंट होने की वजह से, जैसे टीएलआर प्रेजेंट था मेरा, टोनिक लैब्रिंथाइन रिफ्लेक्स। अब जब ये रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है तो राइट और लेफ्ट का सेंस आना, ये कन्फ्यूजन था। तो मेरे हाथ में मैं हमेशा एक चूड़ी पहन के रखती थी राइट हैंड में, कि ये मेरा राइट हैंड है, ये मेरा राइट साइड है। गाड़ी चलाना, राइट साइड में टर्न करना, मैप्स देख के समझ पाना, बचपन में मैथ्स में डिफ़िकल्टीज आती थी। तो ये सारी डिफ़िकल्टीज टोनिक लैब्रिंथाइन रिफ्लेक्स रहने के वजह से आ रही थी। अगर जैसे बड़ी जगह पर जा रहे हैं, जैसे मॉल में जा रहे हैं, अगर मेरे हस्बैंड कह देते कि तुम 3rd फ्लोर पर लेफ्ट साइड में आ जाओ, लेफ्ट साइड में या वट एवर ऐसे कॉम्प्लेक्स सा इंस्ट्रक्शन, तो मुझे समझ नहीं आया करता था कि कैसे जाना है। तो क्योंकि वो नेविगेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा था मेरे ब्रेन का, तो मैं रिलाई करती थी विजुअल पे। विजुअल का क्या मतलब है कि अच्छा कलर प्लस दुकान के सामने, अच्छा सेंट्रल दुकान के सामने, लेकिन अगर वो मेरा विजुअल जो रेफरेंस पॉइंट हिल जाता था तो मैं पूरी की पूरी डिसऑर्गेनाइज हो जाया करती थी। तो बट तरीके थे, यानी कि मैं खुद को किसी तरीके से मैनेज कर लेती थी, लेकिन परेशानी होती थी। सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि मेरा मोरो प्रेजेंट था तो मेरा सेंस ऑफ स्मेल काफ़ी हाइटेड था, यानी कि मुझे कोई भी चीज़ क्या कहेंगे, स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग आती थी। जैसे मुझे कोई, अभी मेरी बात है, जैसे मुझे एक लड़की ने परफ्यूम गिफ्ट की, और जब उसने मुझे परफ्यूम गिफ्ट की थी तब मुझे सर्दी हुई थी। तो मुझे बोली आपको स्मेल आएगी, आपने तो परफ्यूम मतलब मैंने डाल के देखा तो मैंने कहा कि अब बेटर आएगी जो तुमको जैसी आती है, वरना मुझे स्मेल भी हाइटेंड है। यानी कि अगर मैं बाटा जैसे दुकान में चली जाऊँ या क्रॉसवर्ड जैसी दुकान में चली जाऊँ, तो इतना स्ट्रॉन्ग लगता है वो स्मेल, जो बुक्स का और चप्पल का और वो लेदर का, कि मैं नहीं बेयर कर पाती। जिसकी वजह से अगर मैं फिर भी खुद को कर दूँ कि नहीं कोई नहीं रुक जा, इट्स ओके या वट एवर, और अगर मैं वहीं पर रुक जाऊंगी तो फिर मेरे को ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाया करती थी, रेस्टलेसनेस फील हुआ करता था, और फिर मैं कहती थी कि मैं जा रही हूँ यहाँ से बाहर, और मैं परेशान हो जाती थी, फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। तो ये चीज़ें हुआ करती थी, बट मुझे नहीं समझा था कि ये मेरा सेंस ऑफ स्मेल इतना हाइटेंड होने की वजह से हो रहा है। मुझे टच रिलेटेड में कैसे होता था, अगर यहाँ पर जो टैग्स है या यहाँ के जो टैग्स होते हैं साइड के, वो मुझे परेशान किया करते थे बहुत ज़्यादा। मैं मम्मी को अपने कहा करती थी कि टैग को ना निकाल दो, तो मम्मी काटा करते थे, और मैं कहती थी नहीं काटो नहीं, उसको सिलाई से उधेड़ दो, क्योंकि वो मुझे उतना सारा परेशान किया करते थे। शादी वगैरह में अगर जाना होता था और गले में अगर कुछ चेन वगैरह पहन के जाना होता था, तो वो चेन आधा घंटा तक मैं खुद को कोग्निटिवली बोल दिया करती थी कि रीना पहन ले, कोई नहीं, इट्स ओके, चल जाएगा या वट एवर। लेकिन अगर उसके बावजूद भी मुझे पहनना पड़ता था, तो फिर मुझे ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो जाता था, टिल द पॉइंट कि मैं वो निकाल कर साइड में नहीं रख देती थी। अब मैं ये क्यों कहना चाह रही हूँ कि मोरो टच था मेरा, स्मेल रिलेटेड था, और जब मैंने उसको इंटीग्रेशन पर वर्क करना शुरू किया तो अब इंटीग्रेट हो गया। अब मैं गले में चेन्स पहन लेती हूँ, टैग्स मैं मैनेज कर लेती हूँ, राइट लेफ्ट का सेंस काफ़ी बेटर हो गया है, जबकि अब तक मैंने अपना RMT पूरा कंप्लीट नहीं किया, लेकिन इतना मुझे इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मुझे उस पर वर्क करना है। लेकिन जो टच रिलेटेड इश्यूज थे वो काफ़ी हद तक सुधर गए, स्मेल रिलेटेड जो बहुत ज़्यादा था वो काफ़ी हद तक बेटर हो गए। तो ये क्यों मैं शेयर कर रही हूँ, वो इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अगर हम जैसे लोगों में भी अगर वो रिफ्लेक्स मौजूद रह जाती है तो हमें अफेक्ट करती है। और मेरे तो सिर्फ 2 रिफ्लेक्सेस थे, बच्चों के 5 6 7 8 रिफ्लेक्स होते हैं, तो उनके लिए ये सब चीज़ों को मैनेज करना प्लस द डिमांड्स डे टू डे को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। रिफ्लेक्स स्टिमुलेशन और इनहिबिशन प्रोग्राम हेल्प्स, जैसे मैंने कहा कि मैंने खुद के लिए RMT किया था, रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग, जिसकी वजह से मेरा मोरो रिफ्लेक्स आई वुड से काफ़ी हद तक इंटीग्रेट हो गया है। TLR मेरा अभी भी प्रेजेंट है, मैंने उस पर काम नहीं किया है। रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं? INPP करके एक प्रोग्राम है जो सैली गोडार्ड ब्लिथ एंड पीटर ब्लिथ, जो ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया था, जिससे रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को हम इंटीग्रेट करते हैं। दूसरा है RMT, जो डॉक्टर हैरल ब्लूमबर्ग एंड मोयरा डेम्सी इन्होंने किया था स्टार्ट। RMT का मतलब होता है रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग।
ओके। तीसरा होता है MNRI, जो है मैस्लोटोवा का न्यूरो मोटर सेंसरी मोटर अप्रोच ऑफ रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। इन्होंने ये MNRI प्रोटोकॉल जो है वो किया था, और ये सारे प्रोटोकॉल्स जो है ये रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस को इंटीग्रेट करने में मदद करते हैं। तो ये है डॉक्टर पीटर ब्लाइथ और ये है सैली गोडार्ड। ये दोनों ने INPV प्रोग्राम शुरू किया था। ये है डॉक्टर हैरोल्ड ब्लूमबर्ग, जो कि एक्चुअली एक साइकेट्रिस्ट थे। इनके बारे में मैं आपको अभी शेयर करूंगी। और ये है डॉक्टर स्वेतलाना मैस्लोटोवा, जिनका MNRI प्रोग्राम है। अब ये रिफ्लेक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट हैं? जैसे हमने कहा कि रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आगे का डेवलपमेंट हो सके। लेट्स लुक एट द रोल ऑफ सम ऑफ दीज रिफ्लेक्सेस, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है कि कैसे रिफ्लेक्सेस नहीं इंटीग्रेट होंगे तो क्या होता है। Why don't the reflexes get integrated? क्यों नहीं इंटीग्रेट होते हैं? हाँ, कईयों के क्यों हो जाते हैं? स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्रीच बर्थ, यानी कि उल्टा जब बच्चा बोलते पैदा होते पैरों की तरफ, बर्थ ट्रॉमा, मतलब निकालते हुए फोर्सेप्स या ट्रॉमा, क्या कहते हैं अपने सक्शन या अलग टाइप का, अगर पैदा होते हुए प्रेगनेंसी के दौरान, सॉरी डिलीवरी के दौरान अगर कुछ ट्रॉमा हो जाए तो ये रिफ्लेक्सेस, ऐसे नहीं कि एक ही फैक्टर है, ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स है, ये इम्पॉर्टेंट है समझ लेना। तीसरा है सी सेक्शन, सिजेरियन से हुए बच्चे या इंड्यूस्ड बर्थ, यानी कि वही फॉरसेप्स से खींचा हुआ या वैक्यूम से किया हुआ बच्चे, उनमें कुछ बच्चों में रिफ्लेक्सेस, प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं होते। ये कुछ फैक्टर्स है, ज़रूरी नहीं कि हर एक बच्चा जो सिजेरियन से हुआ है उसका प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं होगा। मेरे केस में मैं घर पर पैदा हुई थी, और जब मैं घर पर पैदा हुई थी, पैदा होते मैं रोई नहीं थी, और मुझे काफ़ी देर के बाद जाकर मैं रोई थी। तो तब मेरे जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है उस वजह से इंटीग्रेट नहीं हुए थे। लैक ऑफ प्रॉपर मूवमेंट इन इन्फेंसी, जैसे कि बच्चे को जब टमी टाइम नहीं मिलता है, पेट पर सोने वाला जो टाइम होता है ताकि बच्चा इंटीग्रेट हो सके, जब टमी टाइम नहीं मिलता है तो ये रिफ्लेक्सेस रह सकती हैं। Being placed in baby walkers, being left for long periods of time in car seats, or being placed in front of TV, यानी कि टमी टाइम नहीं हुआ, क्रॉलिंग नहीं किया, क्रीपिंग नहीं किया, फुल टाइम वो जो रोलर रॉकर वो सब टाइप के जो बेबी इक्विपमेंट्स होते हैं उनमें डालने की वजह से कई सारे रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं होते हैं, क्योंकि वो मूवमेंट की वजह से ही रिफ्लेक्स इंटीग्रेट होना शुरू होते हैं। तो वो मूवमेंट ही नहीं हुई तो रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट रह जाती हैं। एनीथिंग दैट रिस्ट्रिक्ट्स क्रिटिकल मूवमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, इन सब के वजह से ये रिफ्लेक्सेस रह जाती हैं। इलनेस, ट्रॉमा, इंजरी और क्रॉनिक स्ट्रेस, स्ट्रेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ट्रॉमा हो गया या बीमारी हो गई। एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स, कई बार हाँ एनवायरनमेंट के जो टॉक्सिन्स होते हैं वो भी मैटर करते हैं कि कौन सी हवा में हम सांस ले रहे हैं, कैसी जगह है आसपास, वो सब चीज़ें मैटर करती हैं। गिव मी वन मोमेंट। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशंस। कुछ बच्चों को वैक्सीनेशंस के वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसकी वजह से मूवमेंट नहीं हो पाती, और मूवमेंट नहीं होने की वजह से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं हो पाते। डाइटरी इम्बैलेंस और सेंसिटिविटीज, उसकी वजह से भी ये हो सकता है। रिफ्लेक्सेस दैट हैव इंटीग्रेटेड इन इन्फेंसी कैन लेटर रीएक्टिवेट बिकॉज ऑफ ट्रॉमा। अब इसका क्या मतलब होता है? वो ये कि जैसे अगर हम देखेंगे कि कई सारे लोग होते हैं, जैसे हम सब, जब हमारे रिफ्लेक्सेस पूरी तरीके से इंटीग्रेटेड है टू सम एक्सटेंट, आई वुड से, जैसे मेरे एक दो तो प्रेजेंट है, आई एम श्योर मैंने कई सारों को देखा है जिनके कुछ ना कुछ तो प्रेजेंट होते ही हैं। हम सब उसको ऐसे मान के चल लेते हैं, जैसे मैं बोला करती थी ठीक है ना, तो क्या हो गया, मैं ऐसे ही बनाई हूँ, भगवान ने मुझे ऐसे ही बनाया। बाद में पता चला था कि नहीं, ऐसे ही बनाई हूँ। वो रिफ्लेक्सेस थे जो इंटीग्रेट नहीं हुए थे। अब मैं क्या शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर चलते हुए किसी को ब्रेन इंजुरी हो जाए या बीपी बढ़ने की वजह से ब्रेन में हेमरेज हो जाए, तो ये रिफ्लेक्सेस फिर से एक्टिव हो जाते हैं। याद रखना है कि रिफ्लेक्सेस का काम हमको सर्वाइवल, रिफ्लेक्सेस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। तो कभी भी अगर एक्सीडेंट या ट्रॉमा ब्रेन को कुछ भी लगता है, बड़े होने के बाद भी 20, 25, 30, 35, 100 साल की उम्र तक, तो रिफ्लेक्सेस वापस आ सकते हैं। दूसरा जो हम अब तक बात कर रहे थे वो ये था कि बचपन में ही रिफ्लेक्सेस इंटीग्रेट नहीं हुए। बचपन मतलब मैं 9 महीने के पहले की उम्र की बात कर रही हूँ। तो उसके बाद है RMT। अब हम RMT के बारे में जानेंगे, बिकॉज RMT हम लोग
क्या होता है वो मैं आपसे बताना चाह रही थी। तो आरएमटी होता है रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग। ये शुरू हुआ था स्वीडन में, डॉक्टर हैरल्ड ब्लूमबर्ग ने किया था, जो कि एक साइकेट्रिस्ट है। In mid-80s, Dr. Harold Bloomberg went to see Kirsten Linde to get assistance in overcoming the long-term effects of coordination and stability from having contracted polio as a child. डॉक्टर हैरल्ड ब्लूमबर्ग को पोलियो हो गया था बचपन में, जिसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी में इश्यू आते थे। कर्स्टन लिंडे एक फोटोग्राफर थी जो बहुत सारे बच्चों के साथ काम कर रही थी, क्योंकि उसने सिर्फ बच्चों की फोटोज खींची थी। उसने बच्चों के मूवमेंट्स को बहुत क्लोजली स्टडी किया था और उसने डॉक्टर हैरल्ड ब्लूमबर्ग को कुछ एक्सरसाइजेस बताई, जिसकी वजह से उनका कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी में इम्प्रूवमेंट आने लगी। क्योंकि डॉक्टर हैरल्ड ब्लूमबर्ग एक डॉक्टर थे, तो उन्होंने इन मूवमेंट्स को डिटेल में समझना शुरू किया। जैसे मैंने कहा, ही फाउंड दैट द मूवमेंट्स हैड प्रोफाउंड बेनिफिट्स फॉर हिम। उनको उसके वजह से बहुत इम्प्रूवमेंट आने लगे। He then used the movements for his psychiatric patients with good results. तो उन्होंने देखा कि जो उनके पेशेंट्स थे, जैसे स्कीजोफ्रेनिया था या मूड डिसऑर्डर्स थे, उनमें काफ़ी डिफरेंस दिखने लगे वो मूवमेंट इस्तेमाल करने से। He then met Moira Dempsey and saw that the movements had a great success in cases of ADD, जैसे attention deficit disorder, ADHD, schizophrenia, autism, cerebral palsy and many other conditions. तो उन्होंने देखा कि ये जो movements हैं इतने simple दिख रहे हैं, लेकिन इससे उनमें काफ़ी सारा improvement आने लग गया इन सब cases में। The rhythmic movements are done on the floor and mimic the developmental milestones that babies and infants naturally and automatically make as they grow. यानी कि रिदमिक मूवमेंट हमेशा ज़मीन पर हम करते हैं एक योगा मैट डालकर, और जो मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी सारे एक छोटा बच्चा जो 6 महीने तक 0 से 6 या 9 मंथ्स तक जो करता है, उनके जैसे ये मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। ठीक है। अब ये जो आरएमटी के जो मूवमेंट्स हैं ये एक्टिव हो सकते हैं या पैसिव हो सकते हैं। एक्टिव यानी कि वो बच्चा खुद से करेगा, पैसिव यानी कि हम बच्चे के लिए करके देंगे। इट स्टिमुलेट्स द ब्रेन वेरी स्ट्रांगली। ये मूवमेंट से ब्रेन को काफ़ी सारा स्टिमुलेशन मिलता है। अब ये हमारे हाथ में नहीं है कि हम एक्टिव करेंगे या पैसिव। आपका जो आरएमटी कंसल्टेंट होगा, जो रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग का जो एक्सपर्ट होगा, वो आपको गाइड कर पाएगा कि कौन से मूवमेंट्स करने हैं। ठीक है। टू बी इफेक्टिव दीज मूवमेंट्स नीड टू बी डन डेली फॉर 10 to 15 minutes. द मूवमेंट्स आर डन इन लाइंग और सिटिंग एज वेल एज हैंड्स ऑन नीज। तो जैसे मैंने कहा अभी कि ये सारी मूवमेंट्स वैसी होती है जो बच्चा 0 से 9 महीने तक करता है। तो पेट पर सोकर, पीठ पर सोकर, साइड लाइन में सोकर और क्या कहते हैं घोड़ा घोड़ा वाले पोजीशन में, ये सारे पोजीशन में हम ये मूवमेंट्स करते हैं, क्योंकि ये सारे मूवमेंट्स बच्चों के मूवमेंट्स से इंस्पायर्ड हुए हैं और फिर स्टडी की गई कि इनका बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, इनके वजह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता है। ओके, तो आरएमटी का जो कंसल्टेंट होता है वो आपको गाइड कर पाएगा। इंडिया में अब तक मैं हूँ जो आरएमटी सर्टिफाइड कंसल्टेंट हूँ। If the exercise are not done for enough time, the new pathways in the brain may not have time to consolidate and some of the symptoms may reappear. अब इसका क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने कई सारे बच्चों के साथ जब आरएमटी के मूवमेंट्स किए, तो कई सारे बच्चे बैठने लग गए, सुनने लग गए, कुछ है जो बोलने लग गए, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए। लेकिन जब इम्प्रूवमेंट्स आने के बाद, जैसे अगर मैंने उनको कहा था कि 6-8 महीना करो और उन्होंने 3 महीने में इम्प्रूवमेंट्स देख लिए, उसके बाद उन्होंने बंद कर दिए मूवमेंट्स, तो जो कनेक्शंस थे वो, मतलब जो इम्प्रूवमेंट्स थे वो थोड़ी देर के लिए आए और वो थोड़ी देर रहे और फिर चले गए। फिर वापस जो सिम्टम्स थे वो आ जाते हैं अगर हम उसे कंप्लीट नहीं करें, उस पूरे के पूरे मूवमेंट को तब तक ना करें जब तक कनेक्शन नहीं बन जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। Over a period of time, these movements become rhythmical and thus brain learns to send signals only to the muscle groups that are supposed to work without involving unnecessary muscles and body parts. So nerves that fire together wire together. जैसे मैं आपको कहा था कि बार बार वो मूवमेंट करने के वजह से वो कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। Changes are seen within 2 weeks. 2 हफ्ते में कई बच्चों में डिफरेंस दिखाई देते हैं। However,
एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, हर एक बंदा डिफरेंट है, एंड रिस्पॉन्ड्स डिफरेंटली टू द इनपुट, हर एक बंदा डिफरेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। अब जैसे पिछले स्लाइड में मैंने कहा कि 10 से 15 मिनट करना होता है। इनफैक्ट जब मैंने अपने मूवमेंट्स किए थे, मेरे पैसिव मूवमेंट्स थे, और मेरे मूवमेंट्स हार्डली 1-1.5 मिनट के हुआ करते थे एक दिन में। तो हर एक का डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों के साथ मैंने सिर्फ 30 सेकेंड्स किया है, कुछ बच्चों के साथ मैंने 10-10 मिनट तक दिया है। तो वो हर एक बंदे पे डिपेंड करता है कि कितनी मूवमेंट देनी है। इसलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हम खुद से कुछ भी नहीं करें और किसी उससे करवाएं जो आपको हेल्प कर पाए। So changes are seen within 2 weeks. However, every individual is different and responds differently to the input. Some experience profound positive changes immediately, while others have slow and gradual improvements. तो कुछ लोग slow progress करते हैं, कुछ जल्दी से कर लेते हैं। ये मैं आपको आगे case studies में explain कर दूंगी। We start as slow as 30 seconds. जैसे मैंने आपको कहा, कुछ बच्चों के साथ मैंने movement सिर्फ 30 seconds कराए हैं, and to a max of 30 minutes, which is built gradually. बहुत धीरे धीरे हम movements को बढ़ाते हैं। We change the movements every 15 days to a month. डिपेंड करता है कि कितना चेंज करने की ज़रूरत है। अब कौन सा मूवमेंट करना है, कौन से रिफ्लेक्स को इंटीग्रेट करना है, इसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो थेरेपिस्ट को पता हो कि कौन सा प्रिमिटिव रिफ्लेक्स डेवलपमेंटली कब आता है, कौन से रिफ्लेक्स की वजह से बच्चे में बिहेवियर्स आ रहे हैं, और अब कौन से रिफ्लेक्स पर वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये जिसको पता होगा उसके पास उससे वही आपको बेटर हेल्प कर पाएगा। अदर थेरेपीज कैन बी कंटिन्यूड एट दिस टाइम, कि इस दौरान आप दूसरी थेरेपीज कंटिन्यू कर सकते हो आरएमटी के साथ साथ। लेस इज मोर, जैसे मैंने कहा, कई बार जब मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आपको 30 सेकेंड्स करने हैं, तो उनको लगता है कि बस इतना सही टाइम, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है कई बार। एग्जाम्पल, माई मूवमेंट्स एंड द रोल इट हैड ऑन मी, यानी कि जैसे मैंने जब शुरू किया था, मेरे सिर्फ 30 सेकेंड्स का मूवमेंट होता था, और मैं सोचा कर रही थी कि नहीं, मुझे अपने मूवमेंट्स का जो टाइम है वो बढ़ाना है। तो जब मैं खुद पर भी वर्क कर रही थी, और जब मैंने अपने खुद के मूवमेंट्स का टाइम बढ़ाने की कोशिश की कि भाई अभी 30 सेकेंड्स तो हो गए हैं, अभी मैं 1 मिनट पे जाने का ट्राई करती हूँ, लेकिन जब मैं 30 सेकेंड से 1 मिनट पर जाती थी तो मेरी बॉडी बहुत बहुत रिएक्ट करा करती थी, तो मैं नहीं अलाउ कर पाती थी। 30 से 45 सेकेंड्स या वॉट एवर, अब हर बच्चा डिपेंड करता है, अलग होता है। कईयों के साथ मैंने 2 मिनट से शुरू किया है, कईयों के साथ अलग अलग टाइम होता है। तो वी हैव टू जस्ट सी कि कौन सी रिफ्लेक्स मौजूद है, कौन सी रिफ्लेक्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट है, और कितना उस हिसाब से कितना मूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो सबका अलग अलग होता है। टोटल रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग में 17 मूवमेंट्स होती हैं। रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग में प्री बर्थ मूवमेंट्स होती है। प्री बर्थ मूवमेंट होती है वो वाली जो बच्चा माँ के गर्भ में करता है, तो ये मूवमेंट्स अलग होती हैं। ये रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग में हम प्री बर्थ मूवमेंट भी कई बार करते हैं। उसके बाद आइसोमेट्रिक मूवमेंट्स होती हैं जो आरएमटी में, जो हमने एमएनआरआई से ली हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट है। इन्फेंट्स एंड टॉडलर्स are impulsive, easily distracted and quickly tire with what they are doing. They have difficulties listening, following instructions and organizing. They do not have the ability to control their emotions and temper. मैं ये क्यों बता रही हूँ कि छोटे बच्चे भागते रहते, दौड़ते रहते, इधर चढ़ते उधर चढ़ते, मस्ती करते, तुरंत रो देते, तुरंत हंस देते। क्यों? क्योंकि उनका ब्रेन उस टाइम पर उतना ही कनेक्टेड है। ठीक है, जैसे जैसे ना, द ब्रेन ऑफ द इन्फेंट हैज नॉट मैच्योर्ड. In a newborn baby, only the brainstem has all its functions firmly established, while the other parts are still developing their uses. यानी कि मैं वही, जैसे हमने कहा कि ब्रेन का जो तना है सिर्फ वही काम कर रहा है। जैसे जैसे कनेक्शंस बनेंगे वैसे वैसे ये जो बाकी चीज़ें, भागना, दौड़ना, रोना, चिल्लाना, बेटर होने लग जाता है। हम बोलते हैं ना, बच्चा है अभी धीरे धीरे समझेगा। धीरे धीरे क्यों समझेगा? क्योंकि धीरे धीरे उसके ब्रेन में कनेक्शंस बनने लगेंगे। धीरे धीरे उस कनेक्शंस के वजह से ब्रेन में मैच्योरिटी आने लगेगी, और धीरे धीरे उस मैच्योरिटी के वजह से बच्चा मैच्योर चीज़ें करने लगेगा। सो इट्स very simple. Okay, before an individual is able to bring into play all of its brain, the nets between the nerve cells of the brain must develop,
through the growth of branches from the nerve cells, and the nerve fibers must develop an insulating sheath of myelin. myelin यानी कि वो जो जैसे हमारी जो वायर्स होती है घर के, उसके ऊपर कैसे एक प्लास्टिक की कोटिंग लगी होती है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, वैसे ही हमारे बच्चों के ब्रेन के ऊपर भी, ब्रेन पर नहीं, नर्व्स पर एक शीट होती है जिसको माइलिन कहते हैं, जो 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र तक वो माइलिन शीट बनना कंप्लीट होता है. This maturing of the brain will take place all throughout childhood. Full time हमारा brain mature होता रहता है. However, it is the very first year after birth that is the most crucial period for laying the foundation for later development. यानी कि वही जैसे मैं कह रही हूँ कि जब हम बोलते हैं ना कि मत कर, बच्चा है उसको नहीं समझता, क्योंकि उसका ब्रेन का कनेक्शन नहीं डेवलप हुआ है. उसके जो ब्रेन का तना है, ब्रेन के तने का ऊपर के ब्रेन के पार्ट के साथ कनेक्शन नहीं बना है. जैसे जैसे कनेक्शन बनेगा वैसे वैसे बच्चा समझेगा. और अगर नहीं बन रहा है कनेक्शन तो बच्चा नहीं समझ रहा है, और अगर ऐसे स्टेट में रह गया तो हम रिदमिक मूवमेंट्स ट्रेनिंग करेंगे, आरएमटी करेंगे, देखेंगे कौन सा कनेक्शन नहीं बना है, कौन से प्रिमिटिव रिफ्लेक्स है जो अभी भी रह गए हैं जिसकी वजह से बच्चा बचपना कर रहा है. It has been estimated that every minute in the life of a newborn baby, more than 4 million new nerve cell branches are created. यानी कि धीरे धीरे ब्रेन में नर्व सेल्स यानी कि जो ब्रांच कनेक्शन, मैं आपको फोटो दिखाऊंगी आगे तो आपको समझ जाएगा कि वो बनता है. This process does not happen by itself. The brain needs stimulation from the senses for branching and myelination to occur. यानी कि अगर ब्रेन को मूवमेंट देना है, जैसे ये आप देखोगे, ये न्यूबॉर्न जब बच्चा पैदा होता है तो देखो इसके ब्रांचेस इतने नहीं बने. 1 मंथ का बच्चा इधर है, 9 मंथ का इधर है, लेकिन 9 मंथ के बच्चे को अगर हमने मूवमेंट नहीं दिए तो ना माइलिन शीट ढंग से डेवलप बनेगी, ना कनेक्शंस ढंग से बनेंगे, और कनेक्शन ढंग से नहीं बने तो बड़ा हो जाएगा बच्चा लेकिन बचपना ही रहेगा, उसका ब्रेन इनमेच्योर रहेगा. तो ये कनेक्शंस इस तरीके से बनते हैं, और देखो आपकी कितना डेंस नेटवर्क होता जा रहा है. अब वही है जैसे हमने पढ़ा था कि ये, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि ये ब्रेन स्टेम है, और ब्रेन स्टेम का कनेक्शन ये जो लिम्बिक सिस्टम है, लिम्बिक सिस्टम अपना इमोशन वाला सिस्टम होता है, इसके साथ पहले बनना शुरू होता है. जब बच्चा छोटा होता है ना तो बहुत जल्दी रोता है, बहुत, पता है जब 2 साल का होता है तो हर बात को बोलेगा नहीं मेरे को नहीं करना, नहीं मेरे को नहीं सुनना, बट वो क्या करना सीख रहा है कि वो समझने लग रहा है, ओ मैं भी कुछ हूँ, मतलब सेल्फ कॉन्सेप्ट डेवलप होना शुरू होता है, ईगो डेवलप होना शुरू होता है. तो ये एक अच्छी साइन है 2 साल की उम्र में कि भाई ब्रेन स्टेम का कनेक्शन अभी लिम्बिक सिस्टम के साथ बनना शुरू हो रहा है. ठीक है, फिर धीरे धीरे जब ये कनेक्शन हो गया तो फिर इसका ये कौन सा अपना ब्रेन स्टेम का कनेक्शन फ्रंटल लोब यानी कि सोचने वाले सिस्टम के साथ भी होना शुरू होगा. ठीक है, तो ये लिम्बिक सिस्टम अभी हमने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि, और ये है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स. प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का मतलब होता है कि भाई जहाँ पर हम सोच पाते हैं, समझ पाते हैं, ओके, हम एनालाइज करते हैं. लेट मी कम हियर एंड टेल यू समथिंग. तो आई थिंक ये डॉक्टर डैन सीगल थे जिन्होंने हमें ये बताया था. ये अगर मैं देखूँ तो दिस इज, अगर मैं यूं पकड़ूँ और इसको मॉडल ऑफ द ब्रेन करके पकड़ूँ तो ये जो पार्ट है ये मेरा ब्रेन स्टेम है, ये जो पार्ट है ये मेरा लिम्बिक सिस्टम है, और ये जो पार्ट है ये मेरा ब्रेन का कॉर्टेक्स है. ठीक है, अब जब कनेक्शन बनेगा तो पहले ये लिम्बिक सिस्टम के साथ बनेगा, तो बच्चा 2 साल की उम्र में जो गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, इमोशनल जो भी डेवलपमेंट होगा वो यहाँ पर होगा, और ये फिर जाके वो कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन डेवलप होने लगेगा. तो कॉर्टेक्स के साथ जब डेवलप होने लगेगा तो कॉर्टेक्स मतलब बच्चा सोच समझ के हरकतें करेगा, बेवजह चिल्लाना रोना इतना नहीं होगा. 7-8 साल तक सेल्फ कंट्रोल पूरा डेवलप होता है, लेकिन पहले लिम्बिक सिस्टम आता है और फिर जाके कॉर्टेक्स आता है. तो अगर मैं इसको ही पकड़ूं तो अभी जो हमने देखा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी कि कुछ भी हुआ तो बोलते हैं ना डोंट ब्लो माई टॉप, तो कॉर्टेक्स दिमाग नहीं लगाता, सीधे इमोशनल रिएक्शन आता है. तो कनेक्शंस जो आते हैं ब्रेन स्टेम से लिम्बिक सिस्टम पर आ रहे हैं, लिम्बिक सिस्टम से कॉर्टेक्स पर आ रहे हैं, और वैसे हमको डेवलपमेंट दिखाई देगा जब हम आरएमटी करेंगे. सॉरी, ठीक है. उसके बाद हम आए इमोशंस एंड प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन. अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, जैसे मैंने कहा कि ब्रेन का कनेक्शन ये समझ लेना जरूरी है कि जैसे जैसे हम आरएमटी करेंगे बच्चों के साथ, जैसे जैसे हम रिदमिक मूवमेंट्स करेंगे तो अब तने का कनेक्शन, ब्रेन स्टेम का कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम के साथ बनना शुरू होगा,
और जैसे मैंने आपको कहा लिम्बिक सिस्टम इमोशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, इमोशंस, मेमोरी, तो उनको वो कंट्रोल करता है। तो क्या होगा फिर, if the nerve nets between the prefrontal cortex and the limbic system are not sufficiently developed, we run a greater risk of switching off the prefrontal cortex and being overwhelmed by our emotions, causing fits of anger or anxiety. अब ये क्या था, इसका मतलब क्या था, अब मैंने कहा कि तने का कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम के साथ बनना है, राइट, तो ये इमोशन वाला कंट्रोल आ गया। अब इस लिम्बिक सिस्टम का भी तो कॉर्टेक्स के साथ, यानी कि इसका ये जो पार्ट है इसका कनेक्शन कॉर्टेक्स के साथ भी बनना उतना ही जरूरी है ना, लिम्बिक सिस्टम का कॉर्टेक्स के साथ कनेक्शन बनना जरूरी है। अगर इन दोनों का कनेक्शन नहीं बना तो बच्चा ब्रेन यूज नहीं करेगा, हर बार चिड़चिड़, गुस्सा, इरिटेबल, क्योंकि वो लिम्बिक सिस्टम का काम है, वैसे करेगा, ठीक है। अब दैट्स व्हाट आई मीन ओवर हियर, ओके। उसके बाद आता है the greater the connections, the more we are able to go into a rational survival brain, understanding the danger we are in and being able to overcome the fear we have। तो ये वही बात है, देखो, तो जितना मेरा इसका और इसका कनेक्शन बन रहा है उतना ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। जरा सा कुछ हुआ तो यूं खुलेगा नहीं, कनेक्शंस हैं, तो वो बच्चा सोच समझ कर ये पार्ट ब्रेन का इस्तेमाल करेगा, इसको सिर्फ लिम्बिक सिस्टम से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। Small children have not developed the prefrontal cortex sufficiently and therefore can have violent outbursts of anger, which may even end in convulsive fits. Children with ADHD and autism may also have violent outbursts of anger because of poor functioning of this area. तो अगर बच्चे ये दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि क्या ब्रेन में जो कनेक्शन बनना चाहिए वो कनेक्शन नहीं बना है। अब if you have a retained Moro and FPR reflexes, then you go into survival pattern. अब एक तो कनेक्शन भी नहीं बना, ऊपर से प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं, तो रिफ्लेक्सेस अपनी मर्जी से बच्चे से काम करा रही हैं, तो टोटल बच्चा बहुत ज्यादा परेशान रहेगा। क्यों परेशान रहेगा? If you have retained Moro and FPR reflexes, you go into your survival pattern and can react either with paralysis or temper tantrums when stressed due to shutting down of the connections into this area। जैसे मैंने कहा शट डाउन हो रहा है, कनेक्शन पहुंच ही नहीं रहा है, ओके। अब अगर हम जब बच्चे के साथ ये करेंगे, क्या बोल रहे हैं, अपने RMT करते हैं, समझ लीजिए एक बात बराबर से वापस की, ये ब्रेन स्टेम है, ये लिम्बिक सिस्टम है, ये कॉर्टेक्स है। ब्रेन स्टेम का कनेक्शन लिम्बिक सिस्टम के साथ बन रहा है, लिम्बिक सिस्टम का कनेक्शन कॉर्टेक्स के साथ बन रहा है, ये हम कर रहे हैं RMT में, बस उतना ही हो रहा है। जब हमारा कनेक्शन इसके साथ इधर बन रहा है, यानी कि लिम्बिक सिस्टम के साथ आ रहा है, तो इमोशनल रिस्पॉन्सेज आएंगे। अब वो कौन से हैं, और अगर वो आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि बहुत अच्छी बात है कि भाई डेवलप होना शुरू हो गया है कनेक्शन, और ये एक छोटा फेज है, जैसे ही डेवलपमेंट हो गया, ये कनेक्शन बन गया, तब फिर वो इमोशनल अगर कुछ डिसऑर्गेनाइजेशन साइंस आ रही हैं तो वो चली जाएंगी, ठीक है। अब क्या होगा, शॉर्ट टर्म फिजिकल एंड इमोशनल रिस्पॉन्सेज सच एज कफिंग अप, खांसी करेगा बच्चा, म्यूकस, कफिंग अप म्यूकस, नोजिया, उल्टी जैसा महसूस करना, फ्लू टाइप सिम्टम्स, हेडेक, सिरदर्दी, कोल्ड्स यानी कि सर्दी, डायरिया यानी कि क्या कहेंगे, जुलाब, फीवर, बुखार एंड रैशेस, ये सब चीज़ें बच्चे की आ सकती हैं अगर हम लोग RMT कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि फिजिकल डिसऑर्गेनाइजेशन दिखेगा या इमोशनल दिखेगा। अब इमोशनल में क्या होगा, पीरियड्स ऑफ डिफायंस, कि भाई बात ही नहीं सुनेगा बच्चा, बोलेगा मेरी मर्जी, मैं चलाऊंगा। तो जो 1-2 साल का बच्चा करता है, जब उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, वो स्टेज से ये अपना बच्चा गुजरेगा। सो पीरियड्स ऑफ डिफायंस, एंगर, गुस्सा करेगा, अग्रेशन, बहुत मारा पीटी, डिप्रेशन, दुखी होकर बैठा रहेगा, चिड़चिड़ करता रहेगा, नींद से उठेगा रोते हुए, भाई सपना आ रहा है खराब वाला, बता नहीं पाते कुछ बच्चे, एंड क्लिंगिंग, फुल टाइम मम्मी चाहिए या फुल टाइम सिर्फ पापा चाहिए, तो वो टाइप के चीजें बच्चे के साथ हो सकती हैं। It is a brief period and passes away as integration occurs। जैसे अभी हम जानते हैं कि अगर हम 2 साल के, एक मिनट, अगर हम 2 साल के बच्चे को देखते हैं, अगर हम 2 साल के बच्चे को देखते हैं, तो 2 साल का बच्चा हमेशा चिड़चिड़ नहीं करता है, वो सिर्फ एक टेरिबल टूज जैसे बोलते हैं ना, कि वो एक फेज आता है जब वो ऐसे बिहेव करेगा, बट उसके बाद बच्चा फिर सुनने लगता है, समझने लगता है, सब कुछ करने लगता है, राइट।
तो वैसे ही ये भी एक फेज है जो कि आएगा, क्योंकि कनेक्शंस डेवलप हो रहे हैं और ये चला भी जाएगा, ठीक है। इट इज़ अ गुड साइन दैट ब्रेन इज मेच्योरिंग एंड लिंकिंग इज हैपनिंग, यानी कि कनेक्शन बन रहे हैं। It is important that the movements to be continued at this stage, though it may be helpful to reduce the time for which they are done. सिर्फ थोड़ा कम टाइम करेंगे लेकिन कंटिन्यू करना है। अब MNRI क्या होता है? जैसे मैंने आपको भी पहले इसके आगे जाने के बजाय पहले आपको कह दूं कि जैसे मैं RMT की एक ट्रेंड कंसल्टेंट हूँ, MNRI की कोर स्पेशलिस्ट होते हैं। मैं कोर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, बट मैंने MNRI के बेसिक कोर्सेज किए हुए हैं। तो MNRI में क्या होता है? Focuses to facilitate the emergence, maturation and integration processes of primary reflex motor patterns for anyone regardless of condition or age. यानी कि वो इसे हम primitive reflex को integrate कर रहे हैं। To be done every day and changed after a month. और ये डॉक्टर स्वेतलाना है, इन्होंने ये अप्रोच शुरू किया। तो ये भी है जो रोज करते हैं, 5 डेज करते हैं और हर महीने में ये रिफ्लेक्सेस को बदलते हैं जिस पे हम वर्क करते हैं। तो ये MNRI का अप्रोच है। अब मैं आपको कुछ केस स्टडीज बताना चाहूंगी जो मुझे हेल्प किए। ईशू हमारे पास आता था 6 साल की उम्र में, बहुत सारा थम सकिंग करता था। ही वुड सक हिज फिंगर्स एंड थम। रेगुलर स्कूल में था और ADHD का उसको डायग्नोसिस मिला था। कोग्निटिवली वेरी गुड, बहुत समझदार था, IQ एकदम सही था, बट एक जगह पर नहीं बैठा करता था और क्लास वर्क कंप्लीट नहीं करता था। तो ये सारे उनके कुछ मेजर कंसर्न्स थे जिसके वजह से इशू हमारे पास आया था। एक सेकेंड देना मुझे। ओके, इशू का कंसंट्रेशन काफी पुअर था, मूड स्विंग्स होते थे, एंगर आउटबर्स्ट, बहुत जल्दी गुस्सा कर देता था। स्कूल में टीचर कुछ बोल रही तो समझता नहीं था कि मुझे टीचर की बात सुननी होती है, और बच्चों को छेड़छाड़ किया करता था, मस्ती किया करता था। उसको समझ नहीं आता था कि कितना बस हो गया है। हम कैसे एक पॉइंट के बाद चिढ़ाना बंद कर देते हैं। उसको नहीं समझता था कि लाइन कौन सी होती है। चढ़ मतलब करता ही जाता था। टीचर्स जब डांट रहे हैं तो उसको समझ ही नहीं आता था कि मुझे नहीं करना है। तो ये कंसर्न्स थे उसके। खाना खुद से नहीं खाता था, उसकी मम्मी उसको खिलाती थी। तो 6 साल का हो गया था, काफ़ी बड़ा था, तो मम्मी चाह रही थी कि वो खुद से खाने लगे और क्लास में बैठने लगे। इन कंसर्न्स की वजह से स्कूल ने काफ़ी प्रॉब्लम्स रेज की थी और उसको स्कूल से निकालने की बात कर रहे थे पेरेंट्स की, दूसरा स्कूल में शिफ्ट करेंगे। बेड वेटिंग रोज होता था और रात को डायपर पहन के सोया करता था। तो उसकी मम्मी को अच्छा नहीं लगा करता था कि 6 साल का हो गया, अभी भी बेड वेटिंग कर रहा है, यानी रात को पैंट में ही रात को बेड पे ही सुसु कर देता था। उसे समझ नहीं आता था। अब 8 साल, यानी कि हमने उसके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की, सेंसरी इंटीग्रेशन किया, और हमने इस बच्चे के साथ सिर्फ RMT किया था, रिदमिक मूवमेंट ट्रेनिंग। तो क्या हुआ 2 सालों में? अब वो क्लास में बैठने लग गया है, होमवर्क और क्लास वर्क पूरा कंप्लीट होता है। पहले कैसे होता था, उसकी मम्मी लोग को फोन, उसकी मम्मी कहती थी मुझे बुरा लगता है सबको फोन कर करके पूछते बैठो क्या कराया, कितना कराया, क्योंकि बाकी सब बच्चे कंप्लीट कर लेते थे, इशू कंप्लीट नहीं करता था। 1-2 बार मांग लेना उसको ठीक लगता था, लेकिन रोज मांगना उसकी मम्मी को भी शर्म आने लगी थी एक पॉइंट के बाद। लेकिन अब वो होमवर्क और क्लास वर्क भी उसका पूरा कंप्लीट होता है। बेड वेटिंग उसकी बंद हो गई है, खुद से खाना खाने लग गया है, सकिंग जो करता था फिंगर्स और थंब बंद हो गया है, फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गया है, फ्रेंड्स बनाने लग गया है, और मूड स्विंग्स जो बार बार गुस्सा चिड़चिड़ वगैरह जो होता था वो बंद हो गया है। सेल्फ रेगुलेशन इज सीन नाउ, यानी कि गुस्सा आता है तो वो खुद को कंट्रोल कर लेता है, उसको पता है कि अभी बस इससे ज़्यादा नहीं मैं कर सकता। ये दूसरा बच्चा है मेरे पास जो आया था जिसका नाम है आदू। मैंने इन सबके नाम बदल दिए हैं बिकॉज कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से। सो आदू 7 साल की उम्र में मेरे पास आया था। वो मेरे बेटे का क्लासमेट था, यानी कि बेटे की क्लास में ही पढ़ता था। तो बेटे की क्लास में पढ़ता था, यानी कि रेगुलर स्कूल जा रहा था, सब कुछ पढ़ाई वढ़ाई अच्छा कर रहा था, लेकिन हमेशा गुस्से में रहता था, बच्चों को मारता था कि उसको ही फर्स्ट आना है। बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, जो बोलना है वही बोलेगा, जो करेगा वही करेगा। खेल में बच्चों के साथ भी खेलेगा तो उसके हिसाब से सब खेलेंगे। तो फिर फ्रेंड्स भी ना लिमिट हो गए कि भाई क्या हर बार इसकी बात सुनते बैठो। लेकिन आदू को समझता था कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, लेकिन जब हो रहा होता था तब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता था, मतलब नहीं समझ पाता था कि क्या करना है।
फाइट्स इन द बस एंड ऑल्सो नॉट लिसनिंग टू द अटेंडेंट। बस में बच्चों के साथ फुल डे हर दिन झगड़ा झगड़ा होता रहता था। तो पेरेंट्स थक गए थे कि भाई कहाँ इसको लेके जाए। कई बार उसको मार देते थे, गुस्सा कर देते थे और फिर खुद परेशान होकर बैठ जाते थे, मतलब गिल्टी फील करते थे कि क्यों मारा, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार था। ही वॉज, उसको विजन सेंसिटिविटी एंड स्मेल सेंसिटिविटी भी थी, बहुत इम्पल्सिव था। जब जो दिलाए कर दो, फिजिट करते रहो, हर बार मूव करते रहो, तो ना बहुत परेशान हो गए थे वो लोग। वेरी गुड एंड जीनियस विद एकेडमिक्स, मतलब एकेडमिक्स में उसका बहुत सही था, एकदम इंटेलिजेंस इतना, बातें इतनी समझदार वाली, लेकिन ये चीज़ें दिखाई दे रही थी। इस बच्चे के साथ हमने बेसिकली सिर्फ MNRI किया घर पर। MNRI पेरेंट्स ने घर पर किया। हमने उनको हर महीने में MNRI के जो प्रोटोकॉल होता है, जो रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन का, वो चेंज किया। और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए आता था वो सेशंस में हफ्ते में 2 बार। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सेंसरी इंटीग्रेशन के साथ और MNRI से बच्चे में ये चेंजेस आए कि एक्सट्रीमली सेटल हो गया, अभी फाइट वाइट नहीं करता। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड्स बन गए, फ्रेंड्स बन गए क्योंकि अभी फ्रेंड्स की बात सुनने लग गया, पहले अपनी बात मनवाता था। हेल्प्स एट होम आफ्टर अ ब्रेक। ओके, हेल्प एट होम यानी कि उसकी जो ये थी ना मेड, जो उसको संभालती थी, वो छुट्टी पर गई थी 2 महीने के लिए। मई की छुट्टी थी शायद, तब वो छुट्टी पर गई थी। और जब वो वापस आई तो उसने जो देखा आदू, वो बोली अरे ये क्या कर दिया आपने बच्ची को, ये कैसे मेरी सब बात सुन रहा है, ये सब कैसे फॉलो कर रहा है। सो एकदम शी वॉज वेरी शॉक्ड। ये मुझे स्पेसिफिकली याद है बिकॉज उसकी मदर ने मुझे कहा था कि वो हमारा बच्चा बदल गया, पूरा बदल गया। स्कूल बस इज मोर फन। एक ज़माना था जब वो लोग सोच रहे थे कि इसको स्कूल भेजेंगे कैसे, क्योंकि रोज़ फाइट हो रही थी। और अब उसके स्कूल में भी फ्रेंड्स बन गए। टीचर्स की बात सुनता है, एक जगह पर बैठ रहा है, फोकस कर रहा है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आए आदू में। ये उसकी मम्मी ने एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था, आई एम राइटिंग टू यू टू एक्नॉलेज द पॉजिटिव इफेक्ट सीन इन माई सन सिंस अप्रैल एंड मई। जब मैंने जैसे आपको कहा ना मई में हुआ था। वी आर डूइंग द रिकमेंडेड एक्सरसाइजेज ऑफ MNRI एंड वी फाउंड दैट इट हेल्प ट्रेमेंडसली। ये MNRI और इधर हमारे पास हफ्ते में 2 बार OT के लिए आता था। The following are the positive changes we noticed. His aggression has come down, doesn't it? He follows instructions better, is more compliant. He's willing to listen when we try to reason out with his demands. He's very affectionate, has learned to engage himself by reading or playing with his toys, is very pleasant, smiles a lot, and is far more childlike than he used to be before. We as parents are very happy and feel less stressed ourselves, and it's very nice to be with Adu and enjoy his company. So ये उनके पेरेंट्स ने लिख के दिया था। और अभी एक और ये केस स्टडी है, जो बच्चा हमारे पास आती थी, ये तो बहुत सही, इशिका 7 साल की उम्र में आती थी, बहुत हाइपर एक्टिव थी, बहुत चिड़चिड़ करती थी, ध्यान नहीं देती थी पढ़ाई में, एकेडमिक्स कोप नहीं कर पाती थी, P को D, B को ये, स्पेलिंग्स नहीं समझ पाती थी, पुअर रीडिंग था। स्कूल 2 बार ऑलरेडी बदल चुके थे पेरेंट्स, फ्रेंड्स ही नहीं थे, किसी भी फ्रेंड के साथ खेलना नहीं चाहती थी, स्कूल में भी नहीं, घर पर भी नहीं। भूख ही नहीं लगती थी उसको, उसको पता ही नहीं चलता था, तो मम्मी खिलाया करती थी, नहीं खिलाओ तो बस ऐसे ही रह जाती थी, बैठे हुए। लॉट ऑफ सेल्फ प्ले, अपने में ही रहती थी। ऑटिज्म का डायग्नोसिस नहीं था, लेकिन कोई किसी के साथ नहीं खेलती थी, अपने में ही रहती थी। बेड वेटिंग एवरी नाइट, हर रात को बेड गीला होता था। फॉर आफ्टरनून नैप्स ऑल्सो, दोपहर में भी वही होता था। तो 7 साल की हो गई थी, काफ़ी बड़ी थी ये सब चीज़ों के लिए। तो उनके पेरेंट्स जब आए तो हम उनको हफ्ते में 3 बार OT के लिए बुलाया था, और 1 साल भर हमने थेरेपी की, और उसके साथ हमने सिर्फ RMT किया था। तो वो सेटल हो गई क्लास में, रिवर्सल्स चले गए, एकेडमिक स्कोप करने लग गई, फ्रेंड्स बन गए उसके। अभी जब भूख लगती है तो उसको पता चलता है और बताने लग गई है। बेड वेटिंग निकल गई है काफ़ी सारी, हफ्ते में 3 ही बार करती है अभी भी, लेकिन और दोपहर को जो करा करती थी वो बंद हो गई है। तनु एंड शुभ, ये 2 बच्चे हैं जो मेरे पास आते हैं, काफ़ी सारे आते हैं, इन दोनों के बारे में मैंने बताया। किड्स विद डायग्नोसिस ऑफ ऑटिज्म, जिनको ऑटिज्म का डायग्नोसिस होता है, वहाँ पर मैंने देखा है कि वो, जब मैं प्री बर्थ RMT और थेरेप्यूटिक लिसनिंग कंबाइन करती हूँ तो उनमें फास्ट इम्प्रूवमेंट्स आते हैं। इन 2 बच्चों में विजुअल और ऑडिटरी अवेयर, यानी कि अभी ज़्यादा नोटिस करते हैं। विजुअल अवेयरनेस यानी कि आसपास क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो ज़्यादा ध्यान देने लग गए। ऑडिटरी यानी कि ज़्यादा बात सुनने लग गए। तो ये चेंजेस उनमें साल भर में आए हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।
क्वेश्चंस के लिए तो अभी आप मुझे कमेंट्स में क्वेश्चंस डाल सकते हो। थैंक यू सो मच सुनने के लिए। अगर आपको प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो ये info@khushi.net.in पे। और इस पावर पॉइंट के बारे में कुछ भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।